Hello students, this is Professor Kavita Brahmankar, CO Department, NIT Polytechnic Nagpur welcomes you to the online lecture series of subject Programming in C and C Programming Language. Today's topic is topic number 5.5 of Unit 5 and topic name is Recursive Functions. Learning outcomes. After watching this video, you will be able to define recursion, state the syntax for recursion, and develop and understand a program for recursion. Course outcomes that is going to achieve by this unit is CO5. Use functions in C program for modular programming approach, and program outcomes, those are going to map by this video are PO1 basic and discipline specific knowledge, PO4 engineering tools, experimentation and testing, PO6 project management, and PO7 lifelong learning. Prerequisite to this topic is you should know the syntax for writing user defined functions, and you should know how to declare, how to define, and how to call a user defined function. Now let us see what is recursion. Recursion हम किसे कहेंगे? So in C language, a function can call itself. This process is known as recursion. जो भी हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं वो फंक्शन खुद को ही कॉल कर सकता है. ओके, अगर कोई फंक्शन खुद को ही बार बार अगर कॉल करता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकर्शन. A function that calls itself is called a recursive function. और जो फंक्शन खुद को बार बार कॉल करता है उस फंक्शन को हम बोलेंगे रिकर्सिव फंक्शन. सो अभी तक हमने जो यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए प्रोग्राम्स जो देखे हैं उसमें क्या होता था कि मेन फंक्शन जो है यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल करता था. यहाँ पे देखिए मेन फंक्शन है हमारा और मेन फंक्शन के अंदर हमने एक रेक नाम के फंक्शन को कॉल किया है. इसका मतलब अब तक मेन फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल करता था. ओके, लेकिन अगर हम रिकर्सिव फंक्शन की बात करते हैं तो ये जो यूजर डिफाइंड फंक्शन हमने बनाया है, देखिए इसका डेफिनेशन हमने यहाँ पे दिया है. ओके, सो डेफिनेशन में हमने देखिए रेक नाम के फंक्शन के अंदर फिर से रेक नाम का फंक्शन हमने कॉल किया है. मीन्स ये सेम फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है खुद के अंदर. ओके, ये जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है रेक नाम का, ये खुद के अंदर खुद को ही कॉल कर रहा है. सो इस रेक नाम के फंक्शन को हम बोलेंगे इट इज अ रिकर्सिव फंक्शन. ओके, तो अगर कोई फंक्शन खुद को ही कॉल करता है, इसने खुद को ही कॉल किया है, सो अगर कोई फंक्शन खुद को ही कॉल करता है देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन. सो रिकर्शन इन्वॉल्व सेवरल नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स. अब देखिए मैंने इसमें एक ही बार मैंने रेक को कॉल किया है, लेकिन ऐसे हो सकता है कि इस रेक फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो ये रेक फंक्शन फिर से खुद को कॉल करेगा खुद के अंदर. ऐसे तो हम सेवरल टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स ये जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है या रिकर्सिव फंक्शन है वो खुद को कॉल कर सकता है. लेकिन कब तक ये खुद को कॉल करते रहेगा? अगर ये बार बार खुद को ही कॉल करते रहेगा तो हमारा जो फंक्शन है वो इनफाइनाइट लूप में जाएगा. तो हमें वहां पे जरूरी है कि कोई तो भी हमको टर्मिनेटिंग कंडीशन वहां पे देना जरूरी है ताकि हमारा प्रोग्राम कुछ पॉइंट पे आके स्टॉप हो जाए. ओके, तो वो फंक्शन खुद को कॉल करना किसी मोमेंट पे या किसी पोजीशन पे खुद को कॉल करना स्टॉप करेगा, ऐसी कोई कंडीशन हमें देनी पड़ेगी. उस कंडीशन को हम बोलेंगे बेस कंडीशन और टर्मिनेटिंग कंडीशन. सो it is important to impose a termination condition of recursion. So ये बार बार खुद को कॉल कर रहा है लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे इसको स्टॉप होना पड़ेगा. तो ऐसी एक कंडीशन हमको हमारे प्रोग्राम में देनी पड़ेगी जहां पे ये रिकर्सिव फंक्शन खुद को कॉल करना स्टॉप करेगा. उस कंडीशन को हम बोलेंगे टर्मिनेशन कंडीशन ऑफ बेस कंडीशन. नाउ अभी हम एक प्रोग्राम देखेंगे जो रिकर्सिव कॉल का है और वी कैन से इट यूजेज अ कंसेप्ट ऑफ रिकर्शन. जो प्रोग्राम कंसेप्ट ऑफ रिकर्शन को यूज करेगा तो उस प्रोग्राम को देखेंगे हम और उसका एम है
कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। अब फैक्टोरियल कैलकुलेट करना मीन्स क्या करना है, ओके तो हमने मैथमेटिक्स में इसके पहले भी पढ़ा होगा कि किसी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना मीन्स क्या करना है, ओके अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो मैं क्या करूंगी, 5 इंटू 1 तक जितने भी इससे छोटे नंबर है, 5 से जो भी छोटे नंबर हैं अप टू 1, ओके उनका मैं मल्टीप्लीकेशन करते जाऊंगी। सो मेरा 5 का अगर मुझे ये फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो कैसे रहेगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और जब ये 1 आ जाएगा तो ये रिकर्सिव फंक्शन खुद को कॉल करना स्टॉप करेगा और फिर हमको ये 120 जो है फाइनल रिजल्ट मिलेगा। अगर मुझे 4 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो किस तरह से कैलकुलेट करूंगी मैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो जिसका फैक्टोरियल निकालना है उससे हम स्टार्ट करते हैं। 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो हम स्टार्ट करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसका क्या रिजल्ट होगा, 3 इंटू 2 6 इंटू 1 6, तो अगर 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो 6 रिजल्ट आएगा। 2 का फैक्टोरियल निकालना है तो 2 इंटू 1 2, 1 का फैक्टोरियल निकालना है तो 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 0, ओके तो फैक्टोरियल ऑफ 0 जो है एक्चुअली वो 0 ही होता है, इसलिए हम फैक्टोरियल ऑफ 1 जो है हमेशा 1 ही निकालेंगे और फैक्टोरियल ऑफ 0 जो होता है वो हमेशा 0 ही होता है, ओके तो इसको फैक्टोरियल इस तरीके से हम फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। अब उसके लिए प्रोग्राम देखेंगे। ये हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, तो stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच हेडर फाइल है, इसके अंदर हमारे printf और scanf स्टेटमेंट जो है उनका डेफिनेशन दिया हुआ है और उस फंक्शन को हम हमारे प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं। printf किस लिए यूज करेंगे, किसी स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए, और scanf स्टेटमेंट किस लिए यूज करेंगे, यूजर से इनपुट लेने के लिए और इनपुट रीड करने के लिए, ओके सो अब इंट फैक्ट और एक इंट टाइप का हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर पास करेंगे। तो फैक्ट जो है एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए बनाया है, उसका रिटर्न टाइप है इंटीजर, और इंटीजर कोई वैल्यू जो है एज ए आर्ग्यूमेंट हम इसको पास करने वाले हैं। देन हमारा एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा और हमारा मेन फंक्शन भी है इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। अब जिस नंबर का हमको कैलकुलेट करना है फैक्टोरियल उसके लिए एक वेरिएबल लेंगे n, और हमारा रिजल्ट जो है फैक्टोरियल का जो भी आएगा वो f नाम के वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे, इसीलिए हमने इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल लिए हैं n और f। देन हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट किया है यूजर के लिए कि printf एंटर द नंबर हुज फैक्टोरियल यू वांट टू कैलकुलेट। अब ये यूजर के लिए मैसेज है कि जिस भी नंबर का तुमको फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है या कैलकुलेट करना है वो नंबर एंटर करो। तो ये जो printf में मैसेज है वो एज इट इज स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा और इसको देख के इसको रीड करके फिर यूजर जो है कोई नंबर इनपुट करेगा, मींस यूजर इनपुट देने वाला है। तो यूजर इनपुट के लिए हम स्टैंडर्ड स्टेटमेंट का यूज करेंगे एंड हमारा जो इनपुट है किस में स्टोर होने वाला है, n वेरिएबल में, इसीलिए हम एम्परसेंट ऑफ n एंड यहाँ पे परसेंट दैट इज एक्सेस स्पेसिफायर, क्योंकि n ये जो है इंटीजर टाइप का है, ओके देन हम अब फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करेंगे। तो जो भी फैक्टोरियल निकालने कैलकुलेट होने वाला है वो कौन कैलकुलेट करने वाला है, हमारा फैक्ट नाम का फंक्शन, ओके तो n जो भी यूजर n की वैल्यू पास करेगा उसका जो फैक्टोरियल है वो ये फंक्शन कैलकुलेट करने वाला है, और जो भी फाइनल हमको रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट हम f नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो जैसे ही हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमारा कंट्रोल जो है फैक्ट नाम का फंक्शन का डेफिनेशन जहाँ पे भी है वहां शिफ्ट हो जाएगा। तो हमने मेन प्रोग्राम एंड होने के बाद हमने फैक्ट नाम का जो फंक्शन है उसका डेफिनेशन दिया है, तो हमारा कंट्रोल अब यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, ओके तो जो भी यहाँ पे यूजर वैल्यू एंटर करेगा n की जगह पे वो वैल्यू इस n में कॉपी हो जाएगी, ओके सपोज मैंने एंटर किया यहाँ पे 5, तो अब n की वैल्यू हो गई 5। अब हम कंडीशन चेक करेंगे कि इफ n इक्वल्स टू 0, अगर यूजर 0 एंटर करता है तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा, रिटर्न 0। हमारा फंक्शन 0 रिटर्न करेगा क्योंकि 0 का फैक्टोरियल 0 ही निकालते हैं, 0 का फैक्टोरियल 0 ही होता है, इसलिए अगर यूजर यहाँ पे 0 एंटर करता है तो उसको रिटर्न 0 करेगा ये फंक्शन। लेकिन ये अगर कंडीशन फॉल्स है, मीन्स उसने 0 एंटर नहीं किया है, इनपुट 0 नहीं दिया है, तो हम एल्स में जाएंगे
ठीक है। एल्स में भी फिर से एक हमने कंडीशन लिया कि इफ n इक्वल्स टू 1, अभी 0 नहीं है लेकिन n की वैल्यू अगर 1 है, यूजर अगर 1 इनपुट देता है तो 1 का फैक्टोरियल तो 1 होता है। ओके, इसीलिए हम क्या करेंगे, रिटर्न 1 वैल्यू ये फंक्शन रिटर्न करेगा। ठीक है, लेकिन एल्स अगर n की वैल्यू 1 भी नहीं है, n की वैल्यू 0 भी नहीं है, n की वैल्यू 1 भी नहीं है, हमने n की वैल्यू क्या दी थी यहाँ पे 5, तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम आएंगे एल्स पार्ट में और हम ये एग्जीक्यूट करेंगे, रिटर्न n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1। तो अभी n की वैल्यू क्या है 5, सो रिटर्न 5 इंटू फैक्ट ऑफ 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 कितना होगा 4। सो देखिए ये फैक्ट नाम का फंक्शन है, फैक्ट नाम के फंक्शन के अंदर फिर से हमने फैक्ट फंक्शन को कॉल किया है, तो अब ये फैक्ट ऑफ 4 के लिए कॉल होगा। पहले हमने फैक्ट ऑफ 5 के लिए कॉल किया था, अब ये फैक्ट ऑफ 4 के लिए कॉल होगा। जैसे ही ये फैक्ट ऑफ 4 ये कॉल होगा, फिर से हम यहाँ पे जाएंगे, अब n की वैल्यू क्या है 4 है, फिर से हम चेक करेंगे, n की वैल्यू 0 भी नहीं है, यहाँ पे आएंगे, n की वैल्यू 1 भी नहीं है, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर से अब हम करेंगे एग्जीक्यूट, रिटर्न पहले था 5 इंटू था, अब आ जाएगा 5 इंटू पहले का, तो 5 इंटू 4 इंटू फैक्ट ऑफ 4 माइनस 1। अब फैक्ट ऑफ 4 माइनस 1 मीन्स 3, फिर से फैक्ट ऑफ 3 के लिए यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, फिर से ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगे, फिर से यहाँ पे आएंगे, फिर से फैक्ट ऑफ यहाँ पे 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, फिर से फैक्ट को कॉल करेंगे, अब n की वैल्यू है 2, फिर से हम यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू अब 2 माइनस 1 फैक्ट ऑफ 1, तो अब n की वैल्यू है 1, तो n इक्वल्स टू 0 है क्या, नहीं, तो फिर हम यहाँ पे आएंगे, n इक्वल्स टू 1 है क्या, यस है, तो हम रिटर्न 1 करेंगे। मीन्स अब हमारे पास क्या है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इन सब का मल्टीप्लीकेशन करेंगे और जो भी रिजल्ट है हमारा इसका वो f में स्टोर होगा। ओके, तो जैसे ही हम रिटर्न आ जाते हैं इस फंक्शन कॉल के बाद यहाँ पे, तो हमारी नेक्स्ट लाइन है ये, तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे और जो भी f की वैल्यू, जो भी रिजल्ट आता है हमको, वो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे। तो इस तरह से ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा। तो देखिए, एंटर द नंबर, हमने 5 नंबर एंटर किया और हमारे को रिजल्ट क्या मिला 120। किस तरह से किया हमने, पहले रिटर्न 5 इंटू देन फैक्टोरियल ऑफ 4, n माइनस 1 मीन्स 5 माइनस 1, तो फैक्टोरियल ऑफ 4, देन फिर से इसने खुद को कॉल किया इस फंक्शन ने, तो फिर हमने 4 का फैक्टोरियल किस तरह से निकाला, रिटर्न 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3, फिर से रिटर्न 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2, फिर से रिटर्न 2 फैक्टोरियल ऑफ 1, और फैक्टोरियल ऑफ 1 क्या होता है 1 होता है। तो इस तरह से हमने 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 120, इस तरह से हमको रिजल्ट मिला। तो इस तरह से हम फैक्टोरियल किसी नंबर का बाय यूजिंग रिकर्शन निकाल सकते हैं। ओके, अब बेस कंडीशन क्या होती है, इन अ रिकर्सिव फंक्शन देयर मस्ट बी अ टर्मिनेटिंग कंडीशन टू स्टॉप द रिकर्शन, दिस कंडीशन इज नोन एज बेस कंडीशन। तो कहीं पे भी हमको हमारा रिकर्शन जो है बार बार फंक्शन को कॉल करना, वो कहीं पे भी स्टॉप करना पड़ेगा, तब हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो उस टर्मिनेटिंग कंडीशन को बोलते हैं बेस कंडीशन। ओके, देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है, कॉलमी नाम का एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, तो यहाँ पे हमने इफ बेस कंडीशन मीन्स कोई बेस कंडीशन दिया है, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर हम इस फंक्शन को बार बार कॉल करना बंद कर सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में हुआ था, बार बार हमने 4 बार इसको कॉल किया इस फंक्शन को, 5 के लिए, 4 के लिए, 3 के लिए और 2 के लिए, और जैसे ही 1 के लिए हमने कॉल किया तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे स्टॉप हो गया, क्योंकि लास्ट में हमने सिर्फ 1 रिटर्न किया, और 1 के बाद भी हमने एक्चुअली फैक्टोरियल फाइंड आउट किया है। यहाँ पे देखिए, रिटर्न 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 0, ये भी हमने फाइंड आउट किया है। तो ये जो n इक्वल्स टू 0, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी बेस कंडीशन और टर्मिनेटिंग कंडीशन हो गई। तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा प्रोग्राम जो है स्टॉप हुआ, तो इसको हम बोलते हैं बेस और टर्मिनेटिंग कंडीशन। ओके, तो सेम यहाँ पे एग्जांपल लिया है हमने, देखिए n इक्वल टू 0 जैसे ही हुआ तो हमने अपना जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट करना बंद किया। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड रिकर्सिव फंक्शंस। So today we have studied what are recursive function and how to use recursive functions. Thank you
for listening the video.